मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजने के साथ ही विभिन्न दल अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लग गए थे। अब प्रत्याशियों की सूची जनता के बीच है और किसकी तैयारी कैसी रही, कौन कितना बेहतर उम्मीदवार रहा, ये जनता तय करेगी। इस बीच विभिन्न दलों में, बड़े दल हों, छोटे दल हों, भाग-दौड़ हुई, दल बदल हुए, इनका क्या कुछ असर होगा और जो टिकट वितरित हुई हैं, वो कितनी प्रभावी होंगी, इन सभी मुद्दों में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। जयराम शुक्ला जी हैं हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयराम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी हैं, आप समाज सेवी हैं और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेके आवाज को बल देते हैं। बृहस्पति सिंह जी, आपका स्वागत है। जयराम। साथ ही हमारे साथ त्रिलोकीनाथ गर्ग जी हैं, आप शहडोल से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में जो भी गतिविधियां हैं उनमें नजर रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। त्रिलोकीनाथ जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। अपना पंच शो में हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। जैसा कि जो बड़े दल माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और लगभग सभी दलों ने अपने प्रत्याशी निर्धारित कर दिए हैं। इसकी शुरुआत यदि हम करें विंध्य क्षेत्र की राजधानी रहे रीवा से, जयराम शुक्ला जी, जो रीवा में टिकट वितरित हुई हैं दोनों पार्टियों में, कैसे देखते हैं, कितना प्रभावी रहेगा ये? अब दोनों राजनीतिक दलों ने तो टिकट इसी अंदाज में वितरित किए होंगे कि उनको विजय मिले जी। पिछले बार तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी, उनमें से कई प्रत्याशी लगभग वही है, एक दो को छोड़ के, और कांग्रेस में भी कुछ परिवर्तन को छोड़ के वही पुराने हैं। तो अब आज की तारीख में तो स्थिति देखिए धुंधली है, और टिकट वितरण की दृष्टि से देखें तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने ठीक ठाक टिकट दिए हैं, और निश्चित तौर पे वो विचार मंथन करने के बाद दिए होंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि असली रोमांच तो जब चुनाव और समय और नजदीक आएगा मतदान का, तो वो देखने को मिलेगा और स्थिति उसके साथ ही स्पष्ट हो पाएगी। जी, जैसा आपने कहा कि रीवा में लगभग जो टिकट हैं वो उसी तरह से हैं। यदि दो विधानसभा हम छोड़ दें, मनगवा और त्योंथर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों को बदल के नए प्रत्याशियों पे विश्वास जताया है। और हाल ही में जो त्योंथर सीट है वो भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि कांग्रेस से जो तैयारी कर रहे थे और एक कांग्रेस का जो बड़ा घराना माना जाता है, वहां से वो भारतीय जनता पार्टी में गए और आज उम्मीदवार हैं। इस पे बृहस्पति सिंह जी, आपका क्या कहना है? जो ये दल बदल हुआ है और प्रत्याशी बदले गए हैं, उनका भी अपना कहना है। अभी विभिन्न तरह की उनके जो बयान आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि महत्व नहीं था पार्टी में, युवाओं का सुना नहीं जा रहा था। इन सब बातों के बीच ये भी कहा उन्होंने कि मैं टिकट की दावेदारी भी नहीं कर रहा था, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनमें विश्वास जताया है, युवा चेहरा भी हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या असर होगा इसका? और यदि हम रीवा क्षेत्र की राजनीति में भी देखें, क्योंकि उनके घर का काफी असर रहा है पूरे रीवा जिले के साथ, विंध्य क्षेत्र में भी कैसा कुछ असर देखते हैं आप उसका? पहले तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आपको बता दूं विंध्य प्रदेश की। जी। एक तो लोकतंत्र को दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता का पूरक है, लेकिन मैं जिस विचारधारा और आंदोलन से जुड़ा रहा, उसके नेता जयप्रकाश जी कहते थे कि लोकतंत्र का पिरामिड उल्टा हो गया है। माने जो आपने उम्मीदवारों की बात कहा ना, जनतंत्र में जनता के बीच से अगर उम्मीदवार तैयार करे जनता, तो आप उसका आकलन चुनाव के 1-2 वर्ष पहले ही कर सकते हैं। लेकिन पिरामिड उल्टा हो गया, चूंकि ऊपर से उम्मीदवारों को लटकाया जाता है, भेजा जाता है, इसलिए अभी बहुत
चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा दलों ने कर दिया है, पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं गांवों में जाता हूं, आज भी एक गांव में जाना है, सामाजिक कार्यक्रमों से। इस समय तो हम केवल जानवर जो खेत खाते थे उस सवाल को लेके जा रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, और जो कभी हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जनता परिवर्तन इसलिए चाहती है कि जैसे रोटी को न बदला जाए तो जल जाती है। अभी लोकतंत्र जो है ये लूट तंत्र हो गया है, और जो चुनावी घोषणाएं हैं ये ठगी हो गई है। जनता को कौन कितना भरमा सकता है समझा नहीं सकता, कितना भ्रम में डाल सकता है, कितना लोक लुभावन घोषणाएं कर सकता है, ये भी महत्व रखता है। उम्मीदवार की जनता में कितनी पहुंच है वो भी महत्व रखता है। विंध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कुछ भिन्न परिणाम आते रहे। जब सारे देश में कांग्रेस का बोलबाला था तो यहाँ समाजवादियों का बोलबाला था। उसके बाद यहाँ पहली बहुजन समाज पार्टी की जो जीत हुई वो पहला सांसद रीवा ने दिया रहा। अभी क्षेत्रों का, मैं तो मनगमा क्षेत्र में पहले था हमारा गांव तिलखन, अब आ गया वो सिरमौर में। तो आपने त्योंथर की चर्चा किया तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। त्योंथर में जो है दो उम्मीदवारों की चर्चा ज्यादा है। वो है कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व विधायक राम लखन सिंह का लड़का रमाशंकर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाती सिद्धार्थ तिवारी। पर लोगों का ये कहना है कि ये जो अवसरवादी लोग होते हैं ये न समाजवादी होते न साम्यवादी होते, कोई वादी नहीं होते। ये सत्ता और संपत्ति के लिए दल बदलते रहते हैं। एक मानस जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये है। लेकिन जो चुनाव परिणाम आते हैं वो जिस दल से खड़े होते हैं उस दल के कितने बागी उम्मीदवार हैं, माने उस दल के जो लोग हैं वो कितने खेमे में बटे हुए हैं, वो भी महत्व रखता है। रीवा जिले में जो मुझे लगता है अभी तक सुनने में, जैसा अभी जयराम शुक्ला ने कहा कि अभी बहुत समय है, चूंकि अब जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज्य नहीं रह गया। चुनाव में पैसा, जाति, धर्म ये सब फैक्टर आ गए हैं। तो चुनाव का जब कुछ समय बाकी रह जाएगा, माने 10 दिन बाकी रह जाएगा, तब से वो पता चलेगा। यूं तो सामाजिक रूप से जब आप जाओ किसी फंक्शन में तो लोग जुड़ते हैं और राजनीतिक चर्चा करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि परिवर्तन चाहिए। क्यों परिवर्तन चाहिए मैं पूछता हूं, वो कहते हैं कि परिवर्तन इसलिए चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो निरंकुश हो जाता है। वो जब लगातार चुनाव जीतता है तो जनता की बात नहीं सुनता। इसलिए जनतंत्र में स्वेच्छाचारी न हो, मिथ्याचारी न हो, भ्रष्टाचारी न हो। लोगों के मन में है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव कितना होगा ये बहुत कुछ उम्मीदवार की जनता में जो पकड़ होती है। जनहित के सवालों पर तो अब कोई संघर्ष करता नहीं, वो जमाना चला गया। लेकिन कितना संपर्क है उसका, कितना रिश्ता है जनता से, ये महत्व रखता है। तो एक मऊगंज है क्षेत्र, वहां लगता है कांग्रेस जीत जाएगी। त्योंथर में संघर्ष है। रीवा में लगता है कि यहाँ भाजपा जीत जाएगी। हमारे सिरमौर में त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में त्रिकोणात्मक संघर्ष सिरमौर में दिखता है। सेमरिया में
भी जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उससे लगता है कि भाजपा कांग्रेस, और वहां भी बहुजन समाजवादी का उम्मीदवार है लेकिन वो पिछला उम्मीदवार था तो कम वोट मिला था, तो वहां सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस भाजपा में सिमरिया में होगी। देव तालाब के बारे में अभी मेरा ज्यादा वहां जाना आना नहीं हुआ है। रहा गुड़ क्षेत्र, गुड़ क्षेत्र में लगता है कि सीधी लड़ाई होगी भाजपा और कांग्रेस में। ये विंध्य प्रदेश की स्थिति है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव अब जो है पैसे के द्वारा, पैसे के लिए और पैसे वालों का हो गया है। उसमें जनता ये बहुत नहीं देखती कि कौन दल बदल के आया है। जनता को लगता है किस दल में ज्यादा बल है, और जो कार्यकर्ता हैं उनके, वो स्वयं की स्पिरिट से, स्वयं के भावना से प्रचार नहीं करते। दलों के दलदल में फंसे हुए उनका भी कुछ स्वार्थ होता है, कुछ काम होता है, व्यक्तिगत जाति की, रिश्तेदारी की ये लड़ाई होती है। ऐसे समय में अभी जो स्थिति है वो मैंने बताया, लेकिन स्थिति तो करीब करीब 3 दिन में बदल जाती है। जब लोगों का पैसा बंटने लगता है, ये छिपाने की बात नहीं है, या नात, रिश्तेदारी, जाति ये जुड़ने लगती है, तब हवा स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए अभी कोई जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, तो इसलिए ये अनुमान हमारा यही है कि जो जनता परिवर्तन चाहती है वो जनता की इच्छा पूरी होगी कि दलों के अपने अभियान का असर होगा। जी, जनता क्या चाहती है वो तो मतदान के परिणाम आने पर पता चलेगा कि जनता का वास्तविक जो चाह है वो क्या थी जनता की। आपने रीवा जिले की विभिन्न सीटों की चर्चा की है, हम एक बार फिर से लौटेंगे इस चर्चा पे। उसके पहले चलते हैं त्रिलोकीनाथ जी के पास। आप शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहडोल में भी यदि हम शहडोल, अनूपपुर और उमरिया की बात करें, आप उस अंचल में सक्रिय हैं, तो वहां की बातें करें तो वहां भी 2 विधानसभा बदल दी गई, आपस में प्रत्याशी बदल दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस ने भी कुछ लोगों में विश्वास दिखाया और कुछ को बदल दिया है। तो क्या कुछ असर होगा, क्योंकि वहां पे छोटे दल भी चुनाव में प्रभाव डालते हैं। त्रिलोकीनाथ जी, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शहडोल जो डिवीजन का हेडक्वार्टर बना के रखा गया है, जो पहले सोहागपुर विधानसभा हुआ करता था, अब जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र के रूप में बदल गया है। इसमें 20 साल 15 साल की 20 साल की सत्ता हो गई भाजपा की, और 15 साल से यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो सब जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र के बाहर के आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधि का निर्माण ही नहीं किया। उन्हें लगता है कि हम जंबो जेट से एक लैंड करा देंगे एक प्रत्याशी को और प्रत्याशी जीत जाएगा। उन्हें अपना कॉन्फिडेंस है कि वे जो है तो पूरी तरह से अपना जो प्रबंधन है उस पर विश्वास रखते हैं। उनको जनप्रतिनिधि से मतलब नहीं है। इसलिए जो जैतपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जो विधायक हैं मनीषा सिंह, वो जो है तो भगवान दीन की बहू हैं। एक्चुअली भगवान दीन कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो कुतमा विधानसभा सीट से लड़ा करते थे, तो आज की डेट में जनरल हो जिले में है। वो वहां से ज्यादा महत्व रखते थे। फिर जयपुर विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ी और जीती, और अब इस बार क्या है कि उनको जयसीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के बतौर उतारा भाजपा ने। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो एक्स मिनिस्टर रहे जय सिंह जी, उनको जो है तो जयपुर विधानसभा क्षेत्र ने पुराने विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया। तो बृहस्पति सिंह जी की बात सही है कि अब प्रत्याशी को जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, ये बहुत गौण चीज हो गई है। महत्वपूर्ण चीज ये हो गई है कि हम जिसको उतार रहे हैं वो हमारे भरोसे रहे और हमारे लिए काम करे, जनता के लिए
काम करे न करे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस अंदाज से भाजपा ने जैसी नगर विधानसभा क्षेत्र में एक्सचेंज कर दिया, यानी लगातार 15 साल से उनको जैसी नगर विधानसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी उन्होंने अपना चुना नहीं या सेलेक्ट नहीं किया या ट्रेनिंग नहीं दी, उनका ऐसा है। इसी विधानसभा में हमने कांग्रेस से, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके नरेंद्र मरावी जी हैं। नरेंद्र मरावी एक्चुअली जिला पंचायत अध्यक्ष रहे शहडोल के, और यही बिचारपुर गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको कह सकते हैं नया चेहरा है और एक युवा चेहरा भी है, तो उन्हें एक नई आशा के रूप में, चुनौती के रूप में कांग्रेस में देखा जा सकता है। और जैसीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी जो ट्रेडिशनल हो चुका था कि नहीं ये जैसीनगर हमारी विधानसभा सीट है, ऐसा मान के भाजपा चल रही थी, उसके लिए एक नई संभावना के रूप में, विकल्प के रूप में कांग्रेस ने नरेंद्र मरावी को यहाँ सेलेक्ट किया है। कोतमा विधानसभा क्षेत्र जनरल सीट की बातचीत करें तो वहां पर सुनील सराफ जो विधायक रहे और बहुत चर्चित विधायक रहे, मेरे ख्याल से वो सतना के कोई विधायक थे, और एक हमारे कोतमा के विधायक सुनील सराफ, किसी छेड़खानी के मामले में ट्रेन में उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये जो परिस्थितियां हैं, शायद जमीन को तलाशा नहीं गया कि युवा चेहरे को कोई नया चेहरा दे दिया जाए, और सुनील सराफ ने एकमात्र जो जनरल सीट है उसके हिसाब से जो युवा आक्रोश दिखाना चाहिए था पूरे संभाग में, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं रही है, और वो लगभग अपने दायरे में ही सिमट कर रह गए थे। तो कांग्रेस भी यहाँ उसी भाषा में बातचीत की जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जैसीनगर में जमाया कि हम जिता ले जाएंगे, और हमको जनता का प्रतिनिधि हो ना हो इस पर भी उन्होंने विचार नहीं किया, ऐसा मेरे को लगता है। पुष्पराजगढ़ से उधर पे फुंदेलाल विधायक ही हैं, उनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, और वो आदिवासी विधायक हैं, शुरू से संघर्षशाली रहे, जमीन के व्यक्ति हैं। अनूपपुर से तो बिशाहू लाल जी हैं जो मंत्री हैं। कांग्रेस को जो बड़ा झटका मेरे लगता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने में पहला ईंट किसी ने रखा था, बिशाहू लाल जी ने रखा था, और उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया और कांग्रेस टूट के भाजपा की सत्ता फिर आ गई थी इस बार। लेकिन उनके सामने जो है तो एक रमेश सिंह हैं, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर रहे यहाँ शहडोल में, काफी प्रशासनिक क्षेत्र में अलग अलग जगह रहे। उन्होंने रिजाइन करके और कांग्रेस से टिकट लिया है। उनकी वाइफ भी जिला पंचायत प्रतिनिधि है वहां पर, तो एक हिसाब से वो कड़ी चुनौती देंगे नए चेहरे के रूप में, मेरे को ऐसा लगता है। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में शहडोल की तो हो ही गई, दोनों सीट एक तरह से हो गई हैं। वहां भी एक युवा चेहरा कांग्रेस ने जयपुर विधानसभा सीट में रख छोड़ा है, उमा सिंह धुर्वे का, उनकी भी एक अच्छी पकड़ है। कितनी चुनौती देती हैं ये प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। शहडोल की ही एक सीट है, शहडोल सीट नहीं कहलाई, वो एक्चुअली सीधी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ब्योहारी विधानसभा। वो वहां पर शरद कोल जो कांग्रेस में रहे, फिर रिजाइन करके भाजपा से चुनाव लड़े और जीत गए, और नारायण त्रिपाठी के साथ, मैहर वालों के साथ उनकी एक जुगलबंदी चली भाजपा को चुनौती देने की। इसके बावजूद नारायण त्रिपाठी तो अलग हो गए, विश्वास नहीं जीत पाए भाजपा का, लेकिन शरद कोल ने विश्वास जीता है और दोबारा वो सीट लाए हैं। और मेरे को लगता है वो सीट उनके लिए शायद भाग्य उनका साथ दे रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर राम लखन सिंह जी, वो तो नया चेहरा है, उनको जो कांग्रेस का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के एक अंदर भीतर घात कहना चाहिए, बगावत हो गई। जो रामपाल सिंह पुराने विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव के टिकट पा गए हैं, अब वो लड़ेंगे। और स्वाभाविक है यहाँ पर सर्वाधिक हैसियत पूरे डिवीजन में रखने वाला अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एरिया है, तेज प्रताप सिंह, वो भी अपना एक वोट ले जाएंगे। तो जो आदिवासियों के वोट हैं ब्योहारी विधानसभा में, वो तो बट जाएंगे, गोंड आदिवासियों के खास तौर से।
कोल आदिवासी के रूप में शरद कोल को बेनिफिट मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है वहां पर। वॉक ओवर तो नहीं कहना चाहिए, चुनाव का परिणाम कहाँ बैठता है, अभी तो बहुत दिन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये एक खाका है। उमरिया में भी मीना सिंह को और श्री नारायण सिंह दोनों विधायक उनको रिपीट किया बीजेपी ने। इस तरह से कांग्रेस ने भी अपनी परंपरागत सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं। बड़वारा विधानसभा कटनी जिले का हिस्सा है, एक्लियो काफी दूरी है, वो बीजेपी के हिस्से में लगभग प्रबंधन के ऊपर ही रहता है, वहाँ कम मेरे को लगता है प्रभाव डालती है कटनी की जो जिला की पब्लिक है। ये एक मोटा मोटा खाका है यहाँ का। तो अपन ये मान के चले कि लगभग टक्कर अच्छी रहेगी सब जगह, और एक पहचान के रूप में नए सिरे से राजनीतिक दल अपनी हैसियत बनाएंगे यहाँ पर। जी सिंह साहब, जैसा आपने बताया है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया के जो टिकट वितरण है उनसे क्या असर हो सकते हैं, और अभी स्थिति को बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। जैसा जयराम जी ने भी कहा कि अभी तो शुरुआत है, दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है कि हम किसके ऊपर जोर आजमाएंगे, कौन हमें जीत दिलाएगा, और वो जीत जनता के हाथ में है, जनता जिसे देगी उसे मिलेगी। और दोनों पार्टियों में प्रत्याशी बदल के क्षेत्र से बाहर उतारने के ऐसी बातें आती रहती हैं और विरोध देखने को मिल रहा है। फिर भी यदि हम देखेंगे 2018 के चुनाव को देखें, उसके पहले भी देखें, तो भारतीय जनता पार्टी इस शहडोल या रीवा संभाग जो कहें, यहाँ पे जीत दर्ज करती है और यहाँ बहुमत में रहती है। प्रत्याशी कहाँ से आया है, कौन उतरा है, जनता क्यों नहीं देख पाती है, वो अलग बात हो गई। हम एक बार लौटेंगे जयराम शुक्ला जी के पास। जयराम जी, अभी बात हो रही थी, बृहस्पति सिंह जी ने बताया, एक सिमरिया सीट की बात की उन्होंने, और हम सिरमौर की बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर आदिवासी चेहरा खेला है। और इसी तरह से कांग्रेस की जो बाद की सूची आई है, ये दूसरी अंतिम सूची कहें कांग्रेस की, तो उस सूची में उन्होंने जातीय समीकरण को साधने की बहुत कोशिश की है। यदि देखें उस सूची में कि किसको टिकट मिलना चाहिए था और कहाँ विद्रोह हो रहा है, कहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उनके एक नेता कभी भाजपा कभी कांग्रेस आया राम गया राम करते रहे, और उसके बाद भी उन्हें प्रत्याशी बना दिया। तो इसका क्या असर होगा उन क्षेत्रों में, कैसे देखते हैं आप? अब जैसे आप सिरमौर में कांग्रेस प्रत्याशी की बात आपने की है, मेरी दृष्टि से कांग्रेस का चयन बड़ा उपयुक्त है। राम गरीब जी सामान्य सीट से भी विधायक रह चुके थे और मंत्री को हराया था त्योंथर से जी। और जो तराई का अंचल है, वो जो कोल ट्राइब्स वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वो एक मिर्जापुर से लेके बांदा तक का पूरा बेल्ट चलता है, उसमें कई विधायक रहते आए हैं, बड़े प्रभावशाली रहे हैं। और उस दृष्टि से कांग्रेस ने 2 सीटों को साधने की कोशिश की है, मतलब जिसका सीधे असर पड़ेगा। असर तो राम गरीब को टिकट देने का फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा हर जगह, क्योंकि ट्राइब्स यहाँ पे कोल ट्राइब्स हैं, वो जंगल में रहने वाली ट्राइब्स नहीं है, अर्बन ट्राइब्स जिसको आप कह सकते हो, गांव में शहर में रहती है। तो एक बड़ा सोच विचार का दिया हुआ टिकट है राम गरीब जी को। सिमरिया में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब राजनीति की जितनी चिंदियां उड़ाई जा सकती हैं और लोकतंत्र का जितना विद्रूप चेहरा हो सकता है, वो सिमरिया ने प्रस्तुत किया है। कल और आज, मतलब कल मिला के 2 महीने के भीतर जो कुछ भी हुआ, तो लगता है ऐसा है कि मतलब सिमरिया का एक ऐसा प्रकरण है, और मैं त्योंथर का भी प्रकरण ऐसे मानता हूँ कि मतलब एक अनास्था, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो चुनावी लोकतंत्र है, वो अनास्था उसके प्रति वितृष्णा पैदा होती है। मतलब एक घृणा जैसी स्थिति बनती है कि अब श्यामलाल द्विवेदी का क्या दोष था। वो विधायक थे, बुजुर्ग हैं, देसी अंदाज में रहते हैं, गांव में सरपंच थे अपने गांव के। उस बेचारे का, उस गरीब का क्या दोष है? दोष सिर्फ यही है कि वो उसकी बहुत पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा 3-5 करते नहीं बनता, तो उसकी टिकट काट दिया। तो इस तरीके की चीजें
इनको शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो ठीक हो सकता है, राजनीतिक में संख्या बल चलता है तो उसके लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये सामान्य थोड़ा बहुत भी सोचने विचारने वालों के लिए ये अनास्था पैदा करती है इस तरीके की चीजें राजनीतिक दलों के प्रति। कहीं कोई सिद्धांत, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि वो अलग हट के पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस ये कहा जाता था, लेकिन वो भी उसी लाइन पे आ गई। कांग्रेस पार्टी का तो कहना ही क्या कि कांग्रेस पार्टी तो मतलब जितनी भी मानदंड हो सकते हैं विद्रुपताओं के, तो वो सब कांग्रेस पार्टी में अब तक कायम करते रहे और आगे भी कायम कर रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब बृहस्पति जी का कहना सही है कि अब कोई विचारधारा तो है नहीं, ये लोकतंत्र लूट तंत्र है और ये भ्रम है। ये जितने भी वचन पत्र, घोषणा पत्र और ये सब भ्रम जाल ऐसा फेंक रहे हैं कि ये नहीं बताते हैं कि ये पैसा लाएंगे कहाँ से। कायदे से सभी राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दिया है कि इस तरीके की घोषणाएं जब आप प्रस्तुत करते हैं तो ये बताना चाहिए कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो मतलब प्रत्याशी चुनने में भी ऐसी आम जनता को मूर्ख बनाना और इस तरीके से घोषणाएं करना, और फिर जब सरकारें आती हैं तो देखने को मिलता ही है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है। और मतलब मैं तो पत्रकार के रूप में 1985 से ये सब चुनाव और ये सब कवरेज करता रहा हूँ, तो मतलब ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती रही जो इस बार देखने को मिल रही है। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और उसके जो केंद्रीय मंत्री हैं उसका गनमैन है जबलपुर में पिट गया। कल टीवी में देख रहा था कि वो जो जय जयकार बोलते थे, कमलनाथ की जय जय हो, दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, वही लोग गोबर पोत रहे थे कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, उनके मुंह में, उनके पोस्टर के मुंह में चप्पलों से पीट रहे थे। मतलब यही परवर्षण का प्रतिफल है कि आप यदि शुचिता को कायम नहीं रखेंगे तो आपको उसका बूमरैंग होके आपके सिर पे, आपके चेहरे पे वो फिर से प्रहार करेगा। तो ये सब चीजें हैं मतलब कुल मिला के। जी, जैसा आपने कहा है कि यदि हम अपने सिद्धांत और पार्टी लाइन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं और उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस तरह के परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों दलों में देखने को मिल रहे हैं। दोनों बड़े दल जो माने जाते हैं, दोनों में देखने को मिल रहे हैं। कितने जल रहे हैं, माँ बहन की गालियां खुलेआम दे रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा क्या, कैसे। मुझे तो ये लगता है कि मतलब जो ये देखिए, शासन करना अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात ही है। मतलब वो तो जो आदर्श स्थिति है वो तो रामराज की है कि कोई किसी के ऊपर शासन ही ना करे। तो दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट हु गवर्न लीस्ट। सबसे अच्छी सरकार वो मानी जाती है जो कम से कम शासन करे, स्वशासन में मनुष्य रहे। तो उसमें से लोकतंत्र प्रणाली को सबसे कम खराब माना गया। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय पद्धति का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे खराब सिस्टम, सबसे खराब। जाति के आधार पे, धन के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेश के आधार पे, नस्ल के आधार पे, छूट के आधार पे, लूट के आधार पे, धन, बाहुबल, सब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी टूल्स हैं, ये सब इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, यहाँ की इंडियन डेमोक्रेसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई एक नया दार्शनिक, कोई एक नया चिंतक आए जो डेमोक्रेसी के विकल्प के बारे में कुछ सोचे, तो वो भी साला दूर दूर तक यहाँ पे हमारे भारत में तो नहीं लगता कि कोई एक ऐसा तारनहार आएगा, एक कोई जयप्रकाश पैदा होंगे या कोई गांधी पैदा होंगे जो कोई एक नई व्यवस्था देंगे या नई व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करेंगे। सब बहुत मुश्किल है, सब गाड़र तंत्र है पूरा। ये लोकतंत्र गाड़र तंत्र में बदल गया है, निराश करने वाला। जी, और एक बात आपने उठाई है, जो लोगों के वचन पत्र आ रहे हैं, घोषणा पत्र आ रहे हैं, उनमें जो वादे किए जा रहे हैं कि हम ये देंगे, हम और ज्यादा मुफ्त कर देंगे, ये सब कहाँ से आएगा? ये जनता को सोचना होगा कि वो जो राशि है, जो पैसा है, वो कहाँ से आएगा। आज भी यदि देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की ही मांग लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है, और ऐसे में रोजगार के साधन सृजित करने जरूरी है और अवसर उत्पन्न करने जरूरी है। तो यहाँ मुफ्त के जो वादे हैं वो कर करके लोगों को और भी ज्यादा जो कार्य करने की क्षमता है, कहीं ना कहीं वो उससे पीछे हट सकते हैं। ऐसे में हमारी इस चर्चा में जो टिकट वितरण हुआ है दोनों ही दलों का, उसमें दो
तीन हमारे बड़े जिले यदि हम बात करें इन नए जिलों को छोड़ के, तो सतना, सीधी और सिंगरौली रह गए हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सतना की यदि हम बात करें तो सतना की नागौर विधानसभा में विद्रोह देखने को मिला। वहां के कांग्रेस के पूर्व विधायक की टिकट बदली गई और नया उम्मीदवार उतारा गया। भाजपा ने अपने अनुभव को महत्व दिया है, नागेंद्र सिंह को वहां से फिर से उतारा है, और इस बीच में ऐसा लगता है कि चुनाव वहां त्रिकोणीय हो सकता है। और सतना की जो चर्चित विधानसभा है सतना खुद की, उसमें एक दिन शुक्ला जी के साथ चर्चा हुई थी हम लोगों की। और मैहर में जो स्थिति है, कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा है, भाजपा ने कांग्रेस से आए व्यक्ति को टिकट दी है, और एक नई पार्टी भी मैदान में है। तो ये जो तीन विधानसभा सतना की अभी महत्वपूर्ण चर्चा में है। रामपुर वघिलान में भी चुनाव नजदीकी होने की संभावना बताई जा रही है, और साथ ही चित्रकूट जो है, चित्रकूट में भी भाजपा में विद्रोह ज्यादा देखने को मिला है। तो सतना जिले की जो ये टिकट वितरण है, शुक्ला जी कैसे देखते हैं आप इसको, क्या असर रहेगा उसका? बड़ा एकांगी है। मतलब सतना में, आप सतना जिले में देखो तो जाति के हिसाब से, इधर मैं जाति पाति नहीं मानता हूँ, मैं तो बृहस्पत सिंह जी के लाइन का आदमी हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम गरीब हमको सबसे अच्छा प्रत्याशी लगे, अभी जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए दोनों पार्टियों की ओर से, ऐसे कॉमन मैन को आगे आना चाहिए। लेकिन सतना में तो मतलब क्या है कि वहाँ मतलब पहले तो रीवा बदनाम था जातिवाद और पक्षपात के मामले में, और सत्ता तो अब ज्यादा बुरी स्थिति हो गई। वहाँ क्या है, गणेश सिंह बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, पिछला वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे वैसे जातीय तौर पे देखा जाए, जिसकी चर्चा आमतौर पे मीडिया वहीं से शुरू हुई होती है, तो एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया सतना में। आप मैहर जिला जो हो गया उसको अलग छोड़ दे, 3 ओबीसी को दे दिया, मतलब अमरपाटन से, सतना से और आपके नागौद से। तो बड़ा स्पष्ट इस तरीके की पक्षधरता दिख रही कि जिसके हाथ में जैसे होता है। मतलब श्रीनिवास तिवारी भी ब्राह्मण राजनीति करते थे, अर्जुन सिंह पर भी आरोप लगता था कि ठाकुर की राजनीति करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक समाज में संतुलन बना के ये लोग चलते थे, और एक तरफा तो नहीं ही चलते थे। तो सत्ता में इस बार जो बीजेपी को मुझे लगता है बड़ा नुकसान जो जाएगा, तो वो इस फैक्टर को लेके ही जाने वाला है। और सही कहा आपने, जैसे चित्रकूट में भारी विद्रोह है, वो सुभाष शर्मा कांग्रेस से, कांग्रेस का बड़ा युवा नेता था, वो भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी में भी उसको बेहतर परफॉर्म कर रहा था, उसको मौका नहीं दिया, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ गया। तो वो टक्कर का नेता है। मतलब मुझे तो लगता है कि जो सुरेंद्र गारवार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है। वो बीएसपी में रहते हुए भी परफॉर्म करेगा। चित्रकूट में बीएसपी की अच्छी पृष्ठभूमि है, वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वहाँ ट्राइब्स हैं, और तो वहाँ तो मुझे बीजेपी खास तौर पे, यदि कांग्रेस बीजेपी में हम तुलना करें, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति हमको ठीक नहीं दिख रही। नागेंद्र सिंह भी जो नागौद हैं, वो खुद ऐलान कर चुके थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। पर एक बार जब मैसेज लोगों के बीच में चला जाता है कि चुनाव लड़ने वाला आदमी को चुनाव लड़ने से अरुचि है, तो लोग फिर बहुत ज्यादा अटेंशन उसकी ओर नहीं देते। तो नागौद में ये स्थिति दरअसल क्या है कि ये जो आखिरी सूची बीजेपी की आई है, ये बड़ी मजबूरी और डरी हुई सूची दिख रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो 70 एवब थे, उन सब की टिकट काट दी थी। इस बार उन सबको माया सिंह की टिकट काट दिया था, माया सिंह को फिर से दिया, जयंत मलैया को फिर से दे दिया। इस तरीके से जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सबको नागेंद्र सिंह नागौद को दे दिया। नियर अबाउट 80 है, 78 की ये नागेंद्र सिंह कोड है, गिरीश जी हैं 75 के आसपास के। तो मतलब अपने ये लगता है कि अब बीजेपी का जो आत्मविश्वास है, जैसे हम सब कुछ जीत लेंगे, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, वो आत्मविश्वास इस सूची से टूटता हुआ नजर आता है। तो सिद्धांत से समझौता करते दिख रहे हैं इस बार। समझौता क्या, सिद्धांत तो कुछ होते ही नहीं यार। सिद्धांत तो ये इन प्रकार संख्या बल जुटा लेना होता है। और पिछली बार तो प्रसाद सिंह, बाबूलाल गौर, कुशमरिया, कुसुम सिंह महदेल 4 टिकटें काट दी। अब बाद में एनालिसिस में आया कुशमरिया ने 3 सीटों पे असर डाला,
तो सरताज सिंह ने भी असर डाला। तो इस तरीके से ये अंदाज लगाया कि यदि ये लोग को हम टिकट दे देते तो हमारे 5-6 सीटों पर ठीक ठाक असर पड़ता और हम जीत जाते। तो संख्या बल महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या बल उन्हें डकैत से मिले, तस्कर से मिले, 420 से मिले, व्यभिचारी से मिले, किसी से मिले, संख्या बल मिलना चाहिए पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। उसके लिए कोई सिद्धांत, कोई नैतिकता नहीं। अब एडीआर की रिपोर्ट आती है, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संगठन है, तो उसमें ये सब देखने को मिलता है कि कितने अपराधी, जितने अपराधी कांग्रेस में उतने अपराधी बीजेपी में। अपराधियों की भरमार है। अलग से आप एक कानून बनाते हो, चुनाव आयोग कहता है कि आप अपना अपराध अखबारों में छपाओ और लोगों को बताओ, 3-3 बार बताओ, सब जानते हैं, और लेकिन अपराधी के पीछे ही पब्लिक घूमती है, क्योंकि उसको तय करना होता है सबसे खतरनाक अपराधी और सबसे कम खतरनाक अपराधी के बीच में। तो ये स्थितियां बड़ी भयावह है। और मतलब दुर्भाग्य से ये सब बिहार, उत्तर प्रदेश में चलता रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में आ गया और हमारे इलाके में भी घुस रहा है, घुस ही गया लगभग। जी, जैसे बात चल रही है कि सिद्धांत जो हैं उनको भी पार्टियां भूल जाती हैं और वहां संख्या बल इकट्ठा करना और जीत हासिल करना मूल मुद्दा हो जाता है। जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, वो दब जाता है। जी बृहस्पति सिंह जी, आपके पास ही हम आ रहे थे। जैसे शुक्ला जी ने कहा, सिद्धांत माने अंत में जो सिद्ध हो, अंत में सिद्ध करना है चुनाव जीतना और सत्ता में पहुंचना। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोगों का भ्रम टूटना चाहिए। एक तो विश्वास, स्कार्सिटी ऑफ फेथ हो रहा है, विश्वास की कमी जनता में भी हो रही है। वो शुभ लक्षण नहीं है। विश्वास माने लोकतंत्र से लोगों का विश्वास हट रहा है। इस तरह के प्रतिनिधियों को उतार देना, हम उनको अब जनप्रतिनिधि मानते ही नहीं जिस तरह से उतारा जाता है। या तो वो दल प्रतिनिधि होते हैं या तो वो धन प्रतिनिधि होते हैं। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, तो ये क्या सिद्धांत हुई ना। कोई पार्टी अपना नीति बनाती है, फिर उसका कार्यक्रम बनाती है, लागू करती है, वो कुछ है नहीं। जो मैंने पहले कहा, वो जयराम शुक्ल जी ने कहा, बताया, ये जो घोषणाएं हो रही लोक लुभावन, ये घोषणाएं मुझे लगता है जनता को ठगने के लिए, क्योंकि ये पूरी घोषणाएं कभी होती ही नहीं। लोगों को फिर नया शगुफा छोड़ के भ्रम में डाला जाता है। लेकिन अब जनता में बहुत कुछ लोग, ठीक है, जात के धर्म पर बहाव में बह जाते हैं, सांप्रदायिक उन्माद में, जातीयता में, लेकिन लोगों का अपने प्रतिनिधियों से विश्वास हट रहा है। और चुनाव में जो तरीके अपनाए जाते हैं, अब उनको तो कहने में शर्म लगती है कि लोकतंत्र में लोगों को बेहोश किया जाए, तो वो फिर वोट तो नहीं देते, उनको तो लूट लिया जाता है वोट उनका। तो ऐसे में वास्तविकता, जो जनता की सेवा या संघर्ष से निकलना चाहिए प्रतिनिधि, वो नहीं निकलते। इसलिए प्रतिनिधियों को भी दल बदलना पड़ता है। इस दल से उस दल इसलिए जाते हैं कि वो जनसंघर्ष से नहीं निकलते, जनसेवा से नहीं निकलते। वो तो अपने नेता, ऊपर के जो लोग हैं, उनको खुश करके और अपने बाहुबल, मैंने लिखा है कि दागदार दमदार हो गए, सत्ता के हिस्सेदार हो गए। हमारे यहाँ तो यही देखने को मिल रहा है कि जो दागदार होते हैं, जब वो सत्ता के हिस्सेदार हो जाते हैं, तो उनके प्रति जनता के मन में कोई आस्था नहीं रहती है। पार्टी की लहर, पैसा बांटना, इसके कारण या जातीयता के कारण वो चुनाव जीतते हैं। ऐसे समय में कुछ अनुमान लगाना बहुत सरल नहीं होता। जी, सीधी और सिंगरौली की स्थिति है। सिंगरौली में 3 विधायक थे, तीनों को बदल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने भी अपने कुछ प्रत्याशी बदले हैं। और सीधी की जो स्थिति है, उसमें
एक दिन आपके साथ ही चर्चा हुई है, लेकिन आज अगर हम देखें फाइनल टिकट होने के बाद, कैसे देखते हैं दोनों जिलों को? देखिए, सिगरौली में तो बीजेपी ने नहीं बदलती तो फिर और भी ज्यादा गड़बड़ होती, क्योंकि जो आतंक, जो अत्याचार ये सिगरौली में पिछले 10 एक साल से चल रहा था, और हर जगह विधायक के बेटों का नाम आ रहा था, गोलियां चल रही हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ पीटा जा रहा, उसी का असर रहा कि वहां पे आम आदमी पार्टी का महापौर जीता। तो इसी तरीके की स्थितियां वो सिगरौली इलाके में क्या होता है, सिगरौली में सब कारपोरेट हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम धंधे हैं, तो वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है वो उनकी जेब में चला जाता है, आम आदमी का शोषण होता है, चाहे कांग्रेस का विधायक रहा हो चाहे बीजेपी का विधायक रहा हो। तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही बदबू आने लगी थी, जो बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि वहां से गए थे, तो इसलिए बदलना तो वहां पे अनिवार्य रहा है। और सीधी में भी कांग्रेस और बीजेपी ने, मतलब जैसे सबसे चर्चाओं में टिकट केदारनाथ जी की है, और केदारनाथ जी अच्छे नेता हैं, बड़े जुझारू और संघर्षशील नेता हैं, लेकिन उनके ऊपर भी, उनके समर्थकों के ऊपर भी 2-3 शर्मनाक घटनाएं दर्ज हुई। और जब ऐसा होता है कि जब आदमी प्रेत पालता है, जिन्न पालता है और अपने बस में नहीं रखता, तो वो जिन्न खुद को खाने लगते हैं। तो केदारनाथ जी और राम लल्लू वैश्य, सिगरौली वाले, इनके साथ यही हुआ है कि अपने समर्थकों को और अपने प्रभाव और अपने आभा मंडल और अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे। वो जनता के बीच में जाके जनता को परेशान करना शुरू किया, उनका दमन करना शुरू किया, तो उसका असर इन दोनों पर पड़ा। और केदारनाथ जी पर तो पड़ा ही सबसे ज्यादा। वो जो पेशाब कांड है वो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल तक गया, मतलब दुनिया में ने थू थू कराई हमारे इस माटी की। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और भी तमाम दुनिया भर की ऐसी घटनाएं होती रही हैं। तो मैंने अब इन सब के बावजूद भी यदि पार्टी टिकट रिपीट करती तो प्रश्न उठता और फिर चर्चाएं वही तमाम होती, इसलिए काट दिया गया है। और चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले बार का चुनाव बड़ा शॉकिंग था। अजय सिंह राहुल चुनाव वहां से हार गए, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इस बार फिर वही दोनों वहां से प्रत्याशी हैं। विश्वामित्र पाठक, जिनने इंद्रजीत कुमार को हराया था, उनके सामने भी कमलेश्वर 2 बार से विधायक हैं, कमलेश्वर पटेल जी, उनको सामने खड़ा किया है। तो मतलब है बड़ा दिलचस्प। रीति पाठक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, वो सीधी से हैं, खड़ी हैं। सीधी का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मतलब उसको हम चौहान खंड कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक एक भी चौहान किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं जीत पाए। टिकट भी बड़े मुश्किल से ही उन लोग को मिलती रही है, लेकिन टिकट मिली भी तो वो नहीं जीत पाए। ये एक बड़ा दिलचस्प है, और पता नहीं ये तिलिस्म कब टूटेगा। जब भी सीधी की चर्चा होती है, हम लोग जैसे बघेलखंड की बात करते हैं, संग्राम की बात करते हैं, इधर परिहारों के वर्चस्व की बात करते हैं, नागौर, इधर छिबौरा वगैरह, उसी तरीके से सीधी में चौहान खंड की बात होती है। तो वो चौहान खंड को राजनीति में कभी वाजिब प्रतिनिधित्व जनता ने चुन के ही नहीं भेजा। पता नहीं क्या ऐसी क्या वहाँ की गणित है। देखते हैं इस बार ज्ञान सिंह जी को, मुझे लगता है वो चौहान ही है, चौहान खंड के ही प्रतिनिधि के रूप में है। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अवसर दिया है। तो ये सब बड़े मुकाबले बड़े दिलचस्प होंगे। ये सब जाति पाति प्रभाव, धन दौलत और सिद्धांत और घोषणाएं, ये सब जो है 2-4 दिन बाद इनका क्या असर होगा सब दिखने लगेगा। अभी ये दशहरा बीत जाए, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। दशहरे के बाद ही सारे द्वार खुलेंगे और जनता भी अपनी जो सोच है, जो उनके मूल मुद्दे हैं, उनको देखेगी, उन पे चर्चा करेगी। अपना परिचय शो में हमारे साथ जयराम शुक्ला जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी इस चर्चा में रहे, आपका धन्यवाद। त्रिलोकीनाथ जी, आप शहडोल से जुड़े और उस पूरे संभाग की जो राजनीतिक हलचल है उस पर आपने नजर रखी और हमारे दर्शकों को बताया है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जयराम जी से सहमत होते हुए कि भाई आप अपराधियों को बार बार कहते हो कि अपनी घोषणा करें और अपराधी चुनाव लड़ते चले जाते हैं, तो क्या जनता के जो मतदाता है, जो मतदान करने के लिए आता है, एक्चुअली उसके वोट खरीद लिए जाते हैं, मतदान तो होता नहीं। तो मतदाता को अपराधी अप्रूव्ड करा जा रहा है क्या? जैसे मलेरिया अप्रूव्ड मच्छर हो गए हैं,
ऐसे वो अपराधियों को स्वीकार कर लें। तो भाई अपराधी तो हैं, आप उनको आयुक्त करिए, वो नहीं हुआ अकेले। तो ये सब दोनों, चीजें अब उसके पास विकल्प ही नहीं है, इधर भी नागनाथ है, इधर भी सांपनाथ है, कहाँ उधर जाएगा? सांपनाथ है। हाँ। ठीक बोल रहे हैं आप, ये कहाँ एक जाएगा? दुर्भाग्य है, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा जी, हमारे साथ त्रिलोकीनाथ जी इस चर्चा में रहे। अपना 2500 में जो अभी टिकट वितरण हुआ है दोनों दलों का, आगे आने वाले समय में मतदान है। मतदान के दिन आप सभी निश्चित रूप से मतदान करके अपना कर्तव्य निभाएं, अपने अधिकार का भी उपयोग करें। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है कार्यक्रम से जुड़ा, चर्चा से जुड़ा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सार्थक चर्चा को पहुंचाएं। हमारे सभी विशेषज्ञ हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना 2500 में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।